नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 30 लेकर आया हूं और क्लास नंबर 29 में जो हमने पढ़ा था राजस्थान में यातायात, तो वो टॉपिक आपके इस वीडियो में पूरा होने वाला है। और आपके जो भूगोल का चैप्टर फर्स्ट दे रखा है, ठीक है, सिलेबस में रीट मेंस एग्जाम के लिए जो भूगोल का चैप्टर फर्स्ट दे रखा है साथियों, ये चैप्टर फर्स्ट आपके आज खत्म हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको रेगुलर, मैंने कहा था कि भाई आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, तो जी हाँ बिल्कुल आपके रेगुलर यहाँ पर आपको टेस्ट भी मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो ये तो खैर अभी आपके पहली क्लास है आज की, और दूसरा जो आपके जो दूसरी क्लास आएगी, सेकंड जो टेस्ट आएगा, ठीक, तो उस टेस्ट को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में अपलोड किया जाएगा साथियों। तो वो टेस्ट नंबर 10 था। मैं आपको बता दूं कि भाई इसके पहले इन 10 टेस्टों के पहले भी 10वां जो टेस्ट है इसके पहले भी मैंने 9 टेस्ट आपके करा रखे हैं, और वो टेस्ट आपको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर से आप सारे टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक राजस्थान में यातायात के अंतर्गत सड़क परिवहन को हमने पूरा पढ़ लिया था। अब वायु परिवहन और रेल परिवहन के बारे में पूर्ण डिटेल से अध्ययन करेंगे साथियों। मैटर आपके एनसीईआरटी की किताबों से, आरबीएससी की किताबों से, और साथ ही जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो आपकी किताबें हैं, इन तीनों का जो निचोड़ है वो आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। देखिएगा, कल हमने यहाँ पर जो यातायात वाला टॉपिक था, परिवहन वाला, इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था क्लास नंबर 29 में साथियों। उसमें हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सड़क परिवहन के बारे में उसमें हमने पढ़ लिया था। आज हम राजस्थान का जो रेल परिवहन है और तीसरे नंबर पे जो राजस्थान का वायु परिवहन आता है, इन दोनों को ही इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि भाई क्या है रेल परिवहन में, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, वायु परिवहन में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे साथियों। तो देखिएगा, राजस्थान में रेल परिवहन की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखो, रेल परिवहन, अब यूँ ये तो नॉर्मली बेसिकली चीज़ें हैं कि भाई रेल के बारे में, कि रेल क्या होती है, ये चीज़ें सभी आपको पता है, आपने यात्रा भी कर रखी होगी साथियों। राजस्थान में जो रेल परिवहन है, इसकी शुरुआत 1874 में की गई थी। कब की गई थी? 1874 में, 1874 में राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी। अपन ये जो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके ये जो चीज़ें पूछी जाएगी, ये सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाएगी, न कि भारत के संदर्भ में। अब यहाँ पर आपके जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से रेल परिवहन से, तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी। तो आपका सीधा सा उत्तर क्या रहेगा? 1874 में राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी साथियों। देखिएगा, ये जो 1874 में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी, तो ये आपके बांदीकुई जो दौसा में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? दौसा में पड़ता है। तो बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक रेल चलाई थी। बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट तक ये 1874 में रेल चलाई गई थी साथियों। और इस पे जो अगला पॉइंट है, अगस्त 1879 में अजमेर में रेलवे का कारखाना भी खोला गया था। देखो, 1873 में एक अनुबंध हुआ था, उसके तहत ये 1874 में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी साथियों। कहाँ से कहाँ तक? एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1874 में हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसी जगह से कि जो 1874 में राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी, ये कहाँ से कहाँ तक इसमें रेल चलाई गई थी? तो बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट तक। कहाँ से? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट तक राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी साथियों 1874 ईस्वी में। और उसके 5 साल बाद 1879 ईस्वी में अजमेर में रेलवे का एक कारखाना भी खोला गया था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके जो टॉपिक है, जो बिंदु है, वो है रेल वाले बाबा। तो इसी क्रम में हम देखेंगे। देखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि किसको रेल वाले बाबा कहा जाता है। तो आंसर क्या रहेगा? किशनलाल सोनी। साथियों, किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा तो कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि किशनलाल सोनी ने साथियों
बूंदी में सर्वप्रथम रेल लाने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बूंदी में सर्वप्रथम रेल लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किशनलाल सोनी को दिया जाता है। इसी वजह से किशनलाल सोनी को क्या कहा जाता है? रेल वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेल वाले बाबा कहा जाता है। देखो बिल्कुल सीधी सी बात, 1874 में राजस्थान में रेलवे की शुरुआत हुई। कब हुई? 1874 में। फिर इसके बाद में ये जो 1874 में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी रेल परिवहन की, ये कहाँ से कहाँ तक? बांदी कुई दौसा से आपके साथियों कहाँ तक चली थी? आगरा फोर्ट तक ये रेल चली थी। 1879 में फिर कारखाना खोला गया अजमेर में, और उसके बाद में हमने देखा रेल वाले बाबा। तो रेल वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किशनलाल सोनी रेल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बूंदी में रेल लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किशनलाल सोनी को ही दिया जाता है साथियों। इसी वजह से इनको रेल वाले बाबा कहते हैं। आगे हम देखें तो राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत, देखो एक है आपके रेल सेवा की शुरुआत तो कब हुई? 1874 में। लेकिन रेल बस सेवा की शुरुआत, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। रेल बस सेवा की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1994 को। कब? 2 अक्टूबर 1994 को। मतलब ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई ये तो मतलब 30 साल के आसपास ही हुआ इसको तो अभी। तो साथियों 2 अक्टूबर 1994 मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर तक, कहाँ से कहाँ तक बस सेवा, रेलवे बस सेवा शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, दोनों ही कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर तक 2 अक्टूबर 1994 को राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत की गई। देखो रेल बस सेवा में क्या होता है भाई, रेल का सिस्टम अलग है, लेकिन रेल बस में क्या होता है साथियों, जैसे अपनी बस होती है ना नॉर्मल, जो हमने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अंतर्गत जो चीज़ें देखी थी, तो साथियों ये रेल बस सेवा एक निश्चित रूट पर चलती है, और इसमें सिस्टम तो रेल की तरह होता है लेकिन बस की तरह इसका यूज किया जाता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? नागौर से। नागौर में कहाँ से हुई? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर तक साथियों इसकी शुरुआत हुई। और कब हुई? 2 अक्टूबर 1994 को हुई। आगे हम बात करें तो राजस्थान में कुल रेल मार्ग की लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 5,998 किलोमीटर, कितना? 5,998 किलोमीटर राजस्थान में कुल रेल मार्ग की लंबाई है साथियों। और ये देश के कुल रेल मार्गों का 8.83% है। देश में जितने भी रेल मार्ग है उसका 8.83% कहाँ पर मिल जाएगा? राजस्थान में मिल जाएगा। और कुल लंबाई भी पूछ ले अगर रेल मार्ग की तो 5,998 किलोमीटर राजस्थान में कुल रेल मार्ग की क्या है साथियों? लंबाई है। आगे हम देखें तो देखिएगा रेलवे प्रशिक्षण केंद्र भी एक स्थापित किया गया है उदयपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? उदयपुर में स्थापित किया गया है साथियों। और रेलवे परीक्षण जो केंद्र है ये आपके नागौर में भी है और बाड़मेर में भी है। नागौर में कहाँ और बाड़मेर में कहाँ है? तो देखो बाड़मेर में तो पंचपदरा में है, और नागौर में जो एक स्थान पड़ता है नावा, तो नावा नामक स्थान नागौर में पड़ता है और पंचपदरा नामक स्थान बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ पर रेलवे परीक्षण केंद्र है और रेलवे प्रशिक्षण केंद्र आपके उदयपुर में है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बना दिया कि रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो प्रशिक्षण तो देते हैं उदयपुर में और परीक्षण करते हैं बाड़मेर और नागौर में। कहाँ? पंचपदरा में और नावा में साथियों। तो ये है आपके रेलवे प्रशिक्षण केंद्र और रेलवे परीक्षण केंद्र। ठीक है, तो ये आपकी क्लियर हुई सारी चीज़ें। आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे हम बात करें राजस्थान में रेलवे मंडल की, तो देखो राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल है। कितने हैं? राजस्थान में रेलवे मंडलों की संख्या कुल कितनी है मित्रों? 5 है। कौन कौन से रेलवे मंडल है? एक तो आपके जयपुर रेलवे मंडल है, जोधपुर रेलवे मंडल है, बीकानेर रेलवे मंडल है, और अजमेर रेलवे मंडल है, और कोटा रेलवे मंडल है। तो ये जो 5 रेलवे मंडल है ये साथियों क्या है? ये राजस्थान में रेलवे के मंडल है, टोटल 5। देखो यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट करके लिखा है
कि ये जो कोटा रेलवे मंडल है ये पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर के अधीन आता है, और जबकि ये जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये जो 4 रेलवे मंडल है साथियों, ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर जो है ये उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है साथियों, इसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर और अजमेर आता है। लेकिन ये जयपुर है भाई, जयपुर को हम इसमें सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद एक जोन है भाई, ये खुद एक जोन है, जयपुर एक खुद जोन है, लेकिन कोटा जोन नहीं है। कोटा तो मंडल है, 5 मंडल है, और यहाँ पर 2 जोन है राजस्थान में। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? 2 जोन हैं। और राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? 5 मंडल है। मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। जोन कौन कौन से हैं? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन और आपके उत्तरी पश्चिमी, कौन सा? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। तो साथियों ये कोटा वाला जो आपके मंडल है ये जबलपुर के अंतर्गत आता है, और जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना सकता है? तो देखो, पहला क्वेश्चन बना कि राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं? तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा, ये 5 तो क्या है साथियों? ये 5 तो राजस्थान में कुल रेलवे मंडल है। अब देखिएगा इनमें से अब एक और क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो भाई अगर जोन पूछे, रेलवे जोन पूछ ले तो 2 तो जोन हैं, और मंडल पूछ ले तो मंडल 5 है साथियों। जोन कौन कौन से हैं? एक तो आपके उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है, और एक आपके पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में कितने मंडल आते हैं? एक आता है कोटा, और उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में कितने मंडल आते हैं? तो 4 आते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर आते हैं साथियों। क्लियर है सभी के ये भी? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करें तो आपके आता है रेलवे के अंतर्गत जयपुर मेट्रो। साथियों यहाँ से आपसे प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जयपुर मेट्रो की अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्रथम व देश की 6ठी मेट्रो है साथियों। ये राजस्थान में प्रथम मेट्रो सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? जयपुर में की गई। जयपुर मेट्रो के नाम से इसीलिए तो इसको जानते हैं। और भारत देश की कौन से नंबर की रेलवे मेट्रो है ये? तो साथियों ये 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है। कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान के जयपुर में ये स्थापित है। इसके उद्घाटन की बात करें कि भाई इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो जयपुर मेट्रो का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 2011 को जयपुर मेट्रो का शिलान्यास हुआ था साथियों। इसका संचालन करने का कार्य कौन करती है? तो साथियों इसका संचालन करने का कार्य कौन क्या करती है? इसका संचालन कब किया गया था? 3 जून 2015 को। कब? 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो का संचालन किया गया था। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग है। उद्घाटन मतलब इसका जो शिलान्यास है ये तो 24 फरवरी 2011 को ही कर दिया, लेकिन इसके कितने सालों बाद संचालन चालू कब हुई? 3 जून 2015 को। मतलब 11 और 4 15, 4 साल बाद साथियों, लगभग 4 से भी ज़्यादा साल बाद, इसके उद्घाटन के 4 साल बाद इसका संचालन किया गया। किसका? जयपुर मेट्रो का। कहाँ से कहाँ तक इसका संचालन किया गया था? तो उस समय मानसरोवर जयपुर से चांदपोल तक जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई थी साथियों। हालांकि इसमें बाद में इसको और आगे तक ले जाया गया। कुल उस समय 9.63 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। और ये जो आपके जयपुर मेट्रो है ये आपके एशियाई विकास बैंक के सहयोग से शुरू की गई थी। किसके सहयोग से? एशियाई विकास बैंक के सहयोग से जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई थी। तो जयपुर मेट्रो में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि राजस्थान की प्रथम मेट्रो कौन सी है? तो आपका आंसर रहेगा जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो भारत की कौन सी मेट्रो है? तो आपके 6ठी मेट्रो है। जो जयपुर मेट्रो है इसका उद्घाटन कब हुआ था और संचालन कब हुआ था? तो उद्घाटन 24 फरवरी 2011 को हुआ था और संचालन 3 जून 2015 को हुआ था साथियों। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हुआ था? मानसरोवर से चांदपोल तक इसको चलाया गया था। और साथियों एशियाई विकास बैंक के सहयोग से इस रेलवे मेट्रो को चलाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी के? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम पटरी के मध्य दूरी की दृष्टि से रेलवे को 3 भागों में बांटेंगे साथियों। जैसे आपने देखा हुआ कि कुछ रेलवे की जो पटरियां हैं ये थोड़ी चौड़ी होती है
कुछ की थोड़ी कम चौड़ी होती है और कुछ की जो पटरियां हैं साथियों बहुत ही कम इनमें स्पेस होता है। तो इस प्रकार से जो रेलवे की जो पटरियां हैं इनके मध्य दूरी की दृष्टि से रेलवे को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग है? तो एक तो आपके ब्रॉड गेज आता है, एक आपके मीटर गेज आता है और एक आपके नैरो गेज आता है। तीनों चीज़ें अलग अलग है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो का मतलब होता है जिन रेलवे की पटरियां 0.67 मीटर की दूरी हो, दोनों के मध्य कितनी दूरी हो? 0.67 मीटर की दूरी हो, उन रेलवे को किसके अंतर्गत रखते हैं? नैरो गेज के अंतर्गत रखते हैं। और जिन रेलवे की पटरियों के आपस में जो दूरी है वो अगर 1 मीटर है साथियों, कितनी है? 1 मीटर है, तो उसको मीटर गेज के अंतर्गत रखते हैं। और जिन रेलवे की पटरियों की जो बीच की दूरी है अगर 1.67 मीटर है, कितनी है? 1.67 मीटर है, तो उसको हम रखेंगे ब्रॉड गेज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखेंगे? ब्रॉड गेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर ब्रॉड गेज में जो इन पटरियों के जो मध्य की दूरी है वो 1.67 मीटर होती है, याद रखना है एक एक चीज़ को। और जो आपके मीटर गेज वाली जो है साथियों, इसमें पटरियों की दूरी 1 मीटर होती है और जो नैरो गेज है इसमें पटरियों की दूरी 0.67 मीटर होती है। देखो यहाँ पर ये जो नैरो गेज है, ये केवल धौलपुर जिले में ही है। नैरो गेज राजस्थान की किस जिले में स्थित है? तो नैरो गेज एकमात्र धौलपुर जिले में ही ये स्थित है साथियों। इसको विशेष तौर पे लिख लेना। ये जब मैंने सेट किया था तो ये यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन जब सेट किया तो थोड़ा ये इधर चल गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखो नैरो गेज जिसकी चौड़ाई पटरियों की 0.67 होती है, राजस्थान के एकमात्र किस जिले में स्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है साथियों। और जो एशिया का सबसे बड़ा जो मीटर गेज यार्ड है, मीटर गेज जो यार्ड है साथियों, ये फुलेरा उदयपुर क्या, सॉरी ये तो जयपुर है। फुलेरा उदयपुर नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है हुई है यहाँ पर, फुलेरा जयपुर है साथियों। फुलेरा क्या है? जयपुर है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए हम वापस माफ़ी चाहते हैं। देखो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो मीटर गेज यार्ड है फुलेरा जंक्शन है साथियों। कौन सा? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। मैं वापस कह रहा हूँ, उदयपुर इसका आंसर नहीं है बल्कि जयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखो एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड याद रखिएगा। क्या याद रखोगे? फुलेरा जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? फुलेरा जयपुर में। वापस कह रहा हूँ कि जयपुर में ही है, उदयपुर में नहीं है। ठीक, तो ये आपके राजस्थान में जो रेल परिवहन है, जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके बन सकता था वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात है शुरुआत की, कि रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिए 1874 बताया था। कहाँ से कहाँ तक? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट तक। 1879 में एक कारखाना खोला, कहाँ? अजमेर में साथियों, रेलवे का कारखाना। इसके बाद हमने देखा कि भाई किशन लाल सोनी कौन है ये? तो इनको कहा जाता है रेल वाले बाबा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बूंदी में रेल लाने का इनको श्रेय दिया जाता है। बूंदी में सर्वप्रथम रेल लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किशन लाल सोनी को। इसी वजह से इनको कहेंगे रेल वाले बाबा। प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में हुई साथियों। और कब हुई? 2 अक्टूबर 1994 को। कुल रेल मार्ग की लंबाई हमने देखी 5,998 किलोमीटर और कुल रेल मार्गों का प्रतिशत देखा भारत में 8.83% है साथियों। किसका? राजस्थान का। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में और परीक्षण केंद्र आपके 2 जिलों में। कौन कौन से? बाड़मेर और नागौर जिलों में। तो परीक्षण तो बाड़मेर नागौर में कर रहे हैं, पंचपदरा और नावा में, और प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है? उदयपुर में दिया जा रहा है। ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। इसके बाद में हमने देखा राजस्थान में रेलवे मंडल को और रेलवे जोन को। तो भाई साहब रेलवे मंडलों की संख्या 5 है और रेलवे जोनों की संख्या 2 है। मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? उत्तरी पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। और कोटा किसके अंतर्गत आता है? जबलपुर के अंतर्गत। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर के अंतर्गत आता है। और ये चारों ही जो है ये जयपुर के अंतर्गत आते हैं, उत्तरी पश्चिमी के अंतर्गत। चलिए इसके बाद में हमने देखा था जयपुर मेट्रो के बारे में। तो भाई शुरुआत कब की गई थी? इसकी उद्घाटन तो हुआ था 24 फरवरी 2011 को और संचालन किया गया था 3 जून 2015 को। राजस्थान की प्रथम मेट्रो है और देश की कौन सी मेट्रो है? छठी मेट्रो है साथियों। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मानसरोवर से चांदपोल तक चली थी जयपुर में। और किसके सहयोग से शुरुआत की गई? एशिया विकास बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई।
इसके बाद में हमने देखा पटरी के मध्य की दूरी की दृष्टि से रेलवे का विभाजन, तो 3 भागों में किया था, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज में पटरियों की चौड़ाई 0.67 है, मीटर गेज में 1 मीटर है और ब्रॉड गेज में 1.67 मीटर है। ये जो नैरो गेज है ये सिर्फ आपके धौलपुर जिले में, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे छोटा जिला है, इस जिले में ही आपको नैरो गेज देखने को मिलेगी, बाकी कहीं भी नैरो गेज देखने को नहीं मिलेगी। और जो एशिया का सबसे बड़ा जो मीटर गेज यार्ड है साथियों, ये आपके फुलेरा कहाँ पर है, फुलेरा जयपुर में है। कहाँ पर है, फुलेरा जयपुर में स्थित है। तो ये आपके रेलवे का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम वायु परिवहन के बारे में देख लेते हैं। तो देखेंगे अब हम वायु परिवहन को। देखिएगा, वायु परिवहन का सीधा सा मतलब कि भाई आपको अगर कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट किसको माना जाता है साथियों, वायु परिवहन को माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक देश से दूसरे देश जाना है, तो आप वायु परिवहन के माध्यम से कुछ घंटों में ही जो चीज़ें आप अगर सड़क परिवहन के माध्यम से करो जिनमें 2-2 दिन लगे, वहाँ 2-2 घंटे में आप वायु परिवहन के माध्यम से पहुँच जाते हो साथियों। ये महंगा है, ठीक है, ये परिवहन महंगा है, सबसे महंगा परिवहन है, लेकिन साथियों सबसे महंगा परिवहन है और सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला ये परिवहन है। तो देखो, राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत की अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। देखो, हमने देखा था राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1874 में हुई थी, और वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में हुई थी। मतलब रेल परिवहन पहले का है और वायु परिवहन बाद का है। इसका श्रेय दिया जाता है महाराजा उमेश सिंह को। राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत 1929 में हुई, जिसका श्रेय किसको दिया जाता है, महाराजा उमेश सिंह को। साथियों, इन्होंने जोधपुर फ्लाइंग क्लब की स्थापना की थी। किसकी, जोधपुर फ्लाइंग क्लब की स्थापना की थी महाराजा उमेश सिंह ने, और यहीं से वायु परिवहन की शुरुआत मानी जाती है। देखो, अब हम देखेंगे राजस्थान में वायु परिवहन। तो देखो, राजस्थान में वायु परिवहन के 3 अलग अलग प्रकार है। जैसे नागरिक हवाई अड्डे यहाँ पर स्थित है, सैन्य हवाई अड्डे यहाँ पर स्थित है, और हवाई पट्टियाँ भी यहाँ पर स्थित है, सरकारी और निजी क्षेत्र की। देखो, नागरिक हवाई अड्डे क्या होते हैं, पहले हम इसको समझेंगे, फिर सैन्य हवाई अड्डों के बारे में जानेंगे और फिर हवाई पट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, नागरिक हवाई अड्डों का मतलब है कि वह हवाई अड्डे जो आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हो। किसके लिए, आम नागरिकों के लिए जो हवाई अड्डे उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नागरिक हवाई अड्डे कहलाते हैं। जो दूसरा है सैन्य हवाई अड्डे। तो सैन्य हवाई अड्डे जैसे युद्ध वगैरह होता है, या फिर जो भारत के जो सैनिक है साथियों, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो अड्डे, हवाई अड्डे होते हैं सैन्य हवाई अड्डे। और तीसरा जो होता है हवाई पट्टियाँ, जैसे कहीं पर भी वायु परिवहन के अंतर्गत जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह है, या छोटा जो विमान है उसको उतारना है, तो इसके लिए भी जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर हवाई पट्टियाँ बनाई गई है, जो सरकारी क्षेत्र की भी है और निजी क्षेत्र की भी है। तो साथियों, ये तीनों चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, वायु परिवहन के अंतर्गत आती है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो कोई सा भी पूछ सकता है कि कौन सा नागरिक हवाई अड्डा है, कौन सा इनमें से सैन्य हवाई अड्डा है, इनमें से कौन सी हवाई पट्टी है, ये प्रश्न बन सकता है। तो पहले हम देखेंगे नागरिक हवाई अड्डों को कि नागरिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं और कहाँ पर है। तो चलिए नागरिक हवाई अड्डों को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले नागरिक हवाई अड्डे जो हैं ये मैंने बता दिया आपको किन के लिए होते हैं, सामान्य लोगों के लिए होते हैं साथियों। तो पहला जो आपके नागरिक हवाई अड्डा आता है वो आता है आपके सांगानेर हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा साथियों, सांगानेर हवाई अड्डा। तो भाई सांगानेर कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। तो साथियों क्वेश्चन बना पहला कि सांगानेर हवाई अड्डा है, तो पहली चीज तो ये एक नागरिक हवाई अड्डा है। कैसा है, नागरिक हवाई अड्डा है, और कहाँ पर स्थित है, आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम व देश का 14वां हवाई अड्डा है साथियों।
क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है। राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो जो आपके सांगानेर हवाई अड्डा है, यही आपके राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है। और जो राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है सांगानेर, ये देश का कौन सा हवाई अड्डा है? तो ये देश का 14वां हवाई अड्डा है साथियों। अगस्त 2020 में 50 वर्ष हेतु अडानी ग्रुप को इस हवाई अड्डे को लीज पर दिया गया है साथियों। लीज पर मतलब यहाँ पर एक तरह से इस हवाई अड्डे को बेच दिया गया है। अब इसका संचालन सरकार के द्वारा नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। क्या किया जा रहा होगा भैया? ये तो अगस्त 2020 की बात है। तो 50 आगामी जो 50 वर्ष है, आगामी 50 वर्ष तक ये हवाई अड्डा किसके अंतर्गत आएगा? अडानी ग्रुप के अंतर्गत आएगा। अडानी ग्रुप ने इसे खरीद लिया है साथियों। राज्य का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो 3-4 चीज़ें हमने सांगानेर हवाई अड्डे में देखी। पहली चीज़ नागरिक हवाई अड्डा है। दूसरी चीज़ सरकार ने इसको बेच दिया 50 साल के लिए। किसको? अडानी ग्रुप को। कब बेचा? अगस्त 2020 में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा और देश का 14वां हवाई अड्डा है। साथ ही राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा ही है साथियों। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आते हैं आपके महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जिसको डबोक हवाई अड्डा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबोक हवाई अड्डा भी इसको कहते हैं। और इसी को महाराणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये कहाँ पर स्थित है आपके? तो ये आपके डबोक हवाई अड्डा आ गया। तो डबोक उदयपुर में, ये तो क्लियर, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एग्जामिनर डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? तो डबोक हवाई अड्डा डबोक में और डबोक कहाँ? उदयपुर में। ये चीज़ तो सभी को पता है। लेकिन इसको साथियों, इसका जो नाम है वो है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा डबोक उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। जो कैसा है साथियों? आम नागरिकों के लिए। कैसा है? आम नागरिकों के लिए हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे। तो तीसरा जो है वो है रातानाडा हवाई अड्डा, जिसको जोधपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। तो एग्जामिनर यूं तो पूछेगा नहीं कि भाई जोधपुर हवाई अड्डा कहाँ है, क्योंकि जोधपुर तो जोधपुर में होगा। लेकिन साथियों एग्जामिनर ये पूछेगा कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है। तो रातानाडा हवाई अड्डा रातानाडा जोधपुर में स्थित है और ये भी आम नागरिकों के लिए हवाई अड्डा है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे देखिए तो चौथे नंबर पे आता है आपके कोटा हवाई अड्डा। कौन सा? कोटा हवाई अड्डा आता है, जो कि आपके कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के कोटा हवाई अड्डा कोटा जिले में स्थित है और ये भी आम नागरिकों के लिए है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई ये आम नागरिकों के लिए है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर जिले में है और ये भी आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है साथियों। बाड़मेर हवाई अड्डा बाड़मेर जिले में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम हवाई अड्डा है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर रहेगा आपके बाड़मेर हवाई अड्डा राजस्थान का सबसे नवीनतम हवाई अड्डा है साथियों। क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो ये सभी आम नागरिकों के लिए है। सिर्फ जितने भी हमने हवाई अड्डे देखे हैं ये कैसे है? नागरिक हवाई अड्डे हैं, आम लोगों के लिए साथियों। तो नागरिक हवाई अड्डे के अंतर्गत सांगानेर को देखा, सांगानेर के बाद में महाराणा प्रताप को देखा, फिर रातानाडा को देखा, कोटा, जैसलमेर और बाड़मेर। मुख्य रूप से ये है, यहीं से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। आप बिल्कुल नो टेंशन रहे इस चीज़ के लिए। अब हम देखेंगे साथियों सैन्य हवाई अड्डों को। तो देखो सैन्य हवाई अड्डे आम नागरिकों के लिए नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो आम नागरिकों के लिए नहीं होता है, क्योंकि आम नागरिकों के लिए तो नागरिक हवाई अड्डा होता है। सैन्य हवाई अड्डे जो है ये युद्ध की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब युद्ध वगैरह कुछ होता है तो ये हवाई अड्डे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं साथियों। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हथियारों को पहुंचाने के लिए भी इसी हवाई अड्डों का प्रयोग सैनिकों के द्वारा किया जाता है। तो सैन्य हवाई अड्डे देखेंगे राजस्थान में। देखो आप सभी को पता है कि राजस्थान का ये जो भाग है ये इधर आपके पाकिस्तान स्थित है साथियों। तो इस वजह से यहाँ पर सैन्य हवाई अड्डों की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। देखो पहला जो सैन्य हवाई अड्डा है वो है सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा। सूरतगढ़ कहाँ पर पड़ता है? श्री गंगानगर में पड़ता है। तो सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा भी कहाँ है साथियों? श्री गंगानगर जिले में स्थित है। अब श्री गंगानगर जिला ये बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान के टच हो रहा है ये, तो ये युद्ध की दृष्टि से इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, फिर दूसरा जो है नाल हवाई अड्डा।
तो आपके नाल हवाई अड्डा राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। देखो पहला तो गंगानगर में था, दूसरा कहाँ पर है आपके बीकानेर जिले में। तो बीकानेर जो जिला है साथियों, ये भी बिल्कुल पाकिस्तान से टच हो रहा है। तो टच हो रहा है तो सीधा सा मतलब है कि भाई इसका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सैन्य हवाई अड्डों की दृष्टिकोण से। साथियों ये जो बीकानेर का जो आपके नाल हवाई अड्डा है, यह एशिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा है। भाई राजस्थान क्या एशिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा कौन सा है? नाल हवाई अड्डा है, जो आपके बीकानेर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे देखिए तो तीसरे नंबर पे आता है आपके जैसलमेर सैन्य हवाई अड्डा। नाम से पता चल रहा है कि भाई जैसलमेर सैन्य हवाई अड्डा है, तो जैसलमेर में रहेगा। देखिए ये आपके जैसलमेर जिला है, तो ये भी पाकिस्तान से टच हो रहा है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा ये बाड़मेर जिले में स्थित है। फलोदी सैन्य हवाई अड्डा ये आपके जोधपुर जिले में। मतलब सारे सैन्य हवाई अड्डे यहाँ क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इनका प्रयोग जो है युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा महत्व होता है इनका। तो इसी वजह से आपके बिल्कुल युद्ध होने की संभावना किससे? भाई हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, एमपी से, यूपी से, इनसे थोड़ी युद्ध होगा। युद्ध किससे हो सकता है? पाकिस्तान से हो सकता है। इसी वजह से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सैन्य हवाई अड्डों की इतनी स्थापना की गई है। चलिए आगे हम देखेंगे हवाई पट्टियों के बारे में। तो हवाई पट्टियां सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में हो सकती है। देखो कौन कौन सी है? पिलानी झुंझुनू में है, निवाई टोंक में है, कांकरोली राजसमंद में है और बारां जिले में है साथियों। झालावाड़ जिले में भी स्थित है एक हवाई पट्टी। हवाई पट्टियों का काम क्या होता है? हेलीकॉप्टर वगैरह उतारने के लिए, छोटे विमान उतारने के लिए हवाई पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ है? पिलानी झुंझुनू में है, निवाई टोक में है, कांकरोली राजसमंद में है, बारां में है और झालावाड़ में है। ये प्रमुख हवाई पट्टियाँ हैं जो सरकारी और निजी क्षेत्र की। तो ये आपके जो यातायात वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है साथियों। लेकिन नोट करके मैंने यहाँ लिखा है कि बाकासर बाड़मेर में एक सैन्य हवाई पट्टी स्थापित की गई है। यह NH 925A पर आपातकाल में सैन्य लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए बनाई गई है साथियों। जो NH नेशनल हाईवे 925A है, 925A जो आपके NH है, इसमें साथियों ये बाड़मेर में वही आपातकाल में, भाई आपातकाल कब लगेगा? जब युद्ध होगा। तो आपके जो बाड़मेर जिला है यहाँ पर 925A जो आपके NH है, इसमें आपातकाल में, इमरजेंसी में जो सैन्य लड़ाकू विमान है साथियों, इनको उतारने के लिए बाकासर बाड़मेर में एक हवाई पट्टी बनाई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा। देखो इसमें जो हमने यातायात पढ़ा है, तो ग्राम सड़क योजना दो प्रकार की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है। प्रधानमंत्री बड़ा होता है, मुख्यमंत्री छोटा होता है। तो बड़ा पहले काम करेगा और मुख्यमंत्री बाद में काम करेगा। तो साथियों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में आई थी और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को आई थी साथियों। एक आपकी एक और योजना चली थी मुख्यमंत्री गौरव पथ, जो 2014 में चली थी, जिसमें गौरव पथ में जो गाँव की जो सड़कें हैं इनको बनाने का कार्य किया गया था साथियों। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 और मुख्यमंत्री गौरव पथ की स्थापना 2014 में की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो ये आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है। आपके जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। जो चीज़ें छूट रही है पार्ट सेकंड के अंतर्गत में पढ़ा दूंगा साथियों। पार्ट फर्स्ट में लेवल 2 वालों के 1-2 टॉपिक छूटे हैं, क्योंकि मैंने लेवल फर्स्ट का सिलेबस देख करके कि भाई दोनों का सेम ही है, लेकिन कुछ में 1-2 टॉपिक में अंतर है, तो निश्चित रूप से आपको वो पढ़ाया जाएगा। इसके लिए नो टेंशन रहिएगा। और यहाँ पर एक पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। अब जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, प्रतीक चिन्ह वगैरह है, खिलाड़ी प्रमुख है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो वाला जो पार्ट है उसको हम कल से शुरू कर देंगे। तो नो टेंशन रहिएगा, रेगुलरिटी बना के रखूंगा। और 1 महीना और लगेगा, मैक्सिमम 1 महीना और लगेगा, इसमें आपका जीके का कोर्स खत्म है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों।